We are starting with a new topic, hire purchase and installment sale. जो लास्ट टॉपिक किया था उसके बाद आमने सामने का पेज ले लो और लेफ्ट हैंड साइड पे टॉपिक का नाम लिख दो, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल। सब लोग टॉपिक का नाम लिख दो लेफ्ट हैंड साइड पेज पे, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल। यस राइट, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल। मैं मीनिंग लिखाऊंगा सबसे पहले। हायर परचेज का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सेल का मतलब क्या होता है, सुन लो। हायर परचेज हो या इंस्टॉलमेंट सेल, दोनों में क्या है, एसेट तो आज ही आ गया अपने पास। हम लोग मार्केट में गए, एसेट ले लिया, एसेट तो आज ही आ गया अपने पास, एसेट अपने कंट्रोल में आज ही आ गया, इन आवर कंट्रोल। और तुमको सबको मालूम है, अगर अपने कंट्रोल में आ गया तो वो एसेट को हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम लोग हमारे बुक्स में वो एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है नॉट ऑन ओनरशिप बेसिस बट ऑन कंट्रोल बेसिस, एज पर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सो एसेट हमारे कंट्रोल में तो पहले ही दिन आ गया, लेकिन इसका जो पेमेंट है ना, इसका पेमेंट जो है हम लोग एक साथ नहीं करेंगे, इसका पेमेंट हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। लेट सपोज हमने डिसाइड किया 4 इंस्टॉलमेंट्स, इसका पेमेंट हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। हाँ, इसका पेमेंट हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। तुम बोलोगे सर दोनों में तो एसेट फर्स्ट डे पे ही कंट्रोल में आ गया और दोनों का पेमेंट हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं, तो दोनों सेम चीज ही तो हुआ। हायर परचेज बोल लो या इंस्टॉलमेंट सेल बोलो, सर दोनों में फर्स्ट डे पे एसेट कंट्रोल में आ गया, सो दोनों केस में एसेट अकाउंट डेबिट हम लोग बुक्स में लिख सकते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट। लेकिन पेमेंट हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, डिफर्ड पेमेंट होने वाला है, और वो भी 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होने वाला है। सो आपने बोला एसेट कंट्रोल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्ड कर लेंगे। सो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में एसेट फर्स्ट डेट पे ही रिकॉर्ड हो जाएगा और दोनों का पेमेंट 4 इंस्टॉलमेंट में होने वाला है, 4 हो 5 हो जो भी है। इन शॉर्ट, इमीडिएट नहीं होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। दोनों में फर्क यह है कि हायर परचेज का जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो अरेंजमेंट है, उसमें फर्क है। हायर परचेज का एग्रीमेंट और इंस्टॉलमेंट सेल के एग्रीमेंट में फर्क होता है। क्या फर्क होता है दोनों के एग्रीमेंट में? दोनों के एग्रीमेंट में फर्क ये होता है, हायर परचेज का जो एग्रीमेंट है ना, उसके हिसाब से तुम ओनर फर्स्ट डे पे नहीं बन सकते। यू बिकम ओनर आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तुमको फर्स्ट डेट पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। हायर परचेज के एग्रीमेंट के हिसाब से ओनरशिप राइट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर एज एंड व्हेन बायर मेक्स द पेमेंट, एज एंड व्हेन बायर मेक्स द पेमेंट। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल का एग्रीमेंट ऐसा है, इसके एग्रीमेंट के हिसाब से बायर पेमेंट तो इंस्टॉलमेंट में करता रहेगा, लेकिन ओनरशिप फर्स्ट डेट को ही ट्रांसफर हो जाता है। यहां पे ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन द डेट, ऑन द फर्स्ट डेट इटसेल्फ, ओनरशिप ट्रांसफर्ड। यहां पे ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एज एंड व्हेन, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एज एंड व्हेन द बायर मेक्स द पेमेंट। सो दोनों में फर्क यही है। इसका मतलब है, अगर ये 4 इंस्टॉलमेंट में से मैंने 2 इंस्टॉलमेंट तो पे कर दिया और बाकी 2 में अगर डिफॉल्ट कर दिया, तो जो सेलर है वो आएगा और ये एसेट उठा के ले जाएगा, बोलेगा मैं ही ओनर हूं, तुम अगर पूरा पेमेंट करते तो तुमको देता, नहीं पेमेंट किया तो मैं लेके जा रहा हूं। लेकिन यहाँ पे अगर 4 में से मैंने 2 इंस्टॉलमेंट दे दिए और 2 में डिफॉल्ट कर रहा हूं, तो ये सेलर एसेट नहीं ले जा सकता है, वो मेरे पे रिकवरी ऑफ मनी के लिए कोर्ट में केस कर सकता है। ही कैन फाइल अ सूट ऑन मी, बिकॉज एसेट तो मेरा हो गया, मैं ओनर हूं एसेट का। हाँ, मैंने पेमेंट नहीं दिया, तो फॉर कलेक्शन ऑफ मनी ही कैन फाइल सूट ऑन मी।
बट ही कैन नॉट रीपोजेस, मतलब यहाँ पे रीपोजेशन पॉसिबल है, यहाँ पे रीपोजेशन इज पॉसिबल, यहाँ पे रीपोजेशन, वो एसेट को रीपोजेस कर सकता है, सेलर वापस से लेके जा सकता है, यहाँ पे रीपोजेशन नॉट अलाउड, वो खाली रिकवरी ऑफ मनी के लिए हमारे पे केस कर सकता है। सो दोनों में बस ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा फर्क है, ओनली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज सम डिफरेंस, अदरवाइज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सेम है। हम पेमेंट फर्स्ट डेट को ले लेंगे, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एसेट, फिर वो क्रेडिटर फॉर एसेट को पेमेंट करते रहेंगे अगले 4-5 जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, और डिले करेंगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। डिले करते हैं ना, आज ही आज का पेमेंट, आज एसेट खरीद के आज ही अगर पेमेंट कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, अरे आज खरीद के अगर आज ही पेमेंट कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन खरीदा आज और पेमेंट अगर फ्यूचर डेट पे करने वाले हैं तो देयर इज सम इंटरेस्ट एलिमेंट, सो इंटरेस्ट के साथ अपने को पैसा चुकाना पड़ता है। सो दोनों की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, खाली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में डिफरेंस है। एज फार एज लीगल पॉइंट इज कंसर्न दोनों में डिफरेंस है, वो अपने को तो समझना पड़ेगा। हम लोग तो लॉ नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो अकाउंट्स कर रहे हैं, तो जब तुम अकाउंटिंग एंट्रीज देखोगे तो दोनों में सेम रहेगा, खाली एक याद रखना, जो रीपोजेशन के प्रॉब्लम्स होंगे वो हायर परचेज के ही होंगे, रीपोजेशन के जो प्रॉब्लम होंगे वो हायर परचेज के होंगे। ये टॉपिक करने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बहुत अच्छे से आ जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का जो डिफिकल्ट पार्ट है वो हायर परचेज ही है, इसका जो डिफिकल्ट पार्ट है दैट इज हायर परचेज ओनली। चलो ठीक है, उसके बाद आगे चलते हम लोग। जो मैंने समझा वो मैं लिखवा देता हूँ तुम लोगों को, वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन आई विल मेक यू राइट, और फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं। 1 मिनट रुक जाना खाली, हाँ चलो लिखोगे सब लोग। मीनिंग, मीनिंग, हाँ मीनिंग लिखो और नेक्स्ट लाइन क्लोज करो। एक बार मिडिल पार्टीशन कर लेना 5 लाइन का, और हम लोग एक्सटेंड करते जाएंगे, इस पर रिक्वायरमेंट हम लोग एक्सटेंड करते जाएंगे। मीनिंग ऑफ हायर परचेज एंड मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, मीनिंग ऑफ हायर परचेज एंड मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। हाँ, मीनिंग ऑफ हायर परचेज एज पर मर्केंटाइल लॉ, एज पर mercantile law, in case of hire purchase, as per mercantile law, in case of hire purchase agreement, in case of hire purchase agreement, ownership rights are transferred, ownership rights are transferred from seller to buyer as and when seller to buyer as and when
as and when buyer pay the installment. As and when buyer pay the installment. As and when buyer pay the installment, full stop. If buyer defaults, if buyer defaults in paying the installments, if buyer defaults in paying the installments, then seller may repossess. If buyer defaults in paying the installments, then seller main मत लिखो, seller has right लिखो, उसका वो right है, उसका वो हक है. Seller has right to repossess his goods. Seller has right to repossess his goods. So seller ने जो goods बेचा था वो repossess कर सकता है, वो वापस से ले जा सकता है. Seller has right to repossess his goods. Seller has right to repossess his goods. Yes, installment sale लिखोगे. In case of installment sale, in case of installment sale, the ownership in case of installment sale, the ownership rights in case of installment sale, the ownership rights are transferred the ownership rights are transferred from seller to buyer. In case of installment sale, the ownership rights are transferred from seller to buyer on the date of purchase itself. जिस दिन बायर ने परचेज किया उसी दिन ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर कर दिया था. इफ बायर डिफॉल्ट्स, if buyer defaults in paying, the installment, if buyer defaults in paying the installment, then seller cannot repossess. Then seller cannot repossess the goods.
If buyer defaults in paying the installment, then seller cannot repossess the goods. However, seller can file a suit. However, seller can file a suit on buyer. However, seller can file a suit on buyer for recovery of dues. Full stop. सेलर बायर पे केस फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज. दोनों में यही फर्क है. दिस इज द ओनली चेंज इन बोथ. दिस इज द ओनली डिफरेंस. इसके बाद लिखोगे आफ्टर दिस राइट. पहला मैंने रोमन 1 लिखा था. यहां पे मैंने लिखा था रोमन 1. Write here Roman 2. On the immediate next line, please don't leave any lines. Write here Roman 2. Important terms. Important terms. सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म पॉइंट ए. हायर वेंडर. ये टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स तुमको दिखेंगे. हायर वेंडर. वेंडर का मतलब होता है सेलर. पर्सन हु सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस. पर्सन पर्सन हु सेल गुड्स. पर्सन हु सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस. सो हायर वेंडर वर्ड आ गया तो समझ जाना. पर्सन हु सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस. फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पॉइंट नंबर बी. हायरर. He is nothing but the purchaser. The person who purchase goods on hire purchase basis. Person who purchase goods or assets सेलर तो डेफिनेटली गुड्स ही बेच रहा है, लेकिन जो हायरर है अगर वो सेम आइटम में डील करता है तो उसके लिए गुड्स होगा, और नहीं है तो वो एसेट होगा. पर्सन हु परचेज गुड्स और एसेट ऑन हायर परचेज बेसिस. अपने प्रॉब्लम में वो एसेट ही खरीदेगा. अपने एक भी प्रॉब्लम में वो सेम आइटम और कमोडिटी में डील नहीं करता, तो अपने को गुड्स वाला केस आएगा ही नहीं. डाउन पेमेंट. अरे भले ही मैं पेमेंट 4 इंस्टॉलमेंट में करने वाला हूं, लेकिन आज अगर एसेट में लेके जाना चाहता हूं तो मेरे को कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा. मैं अगर आज एसेट लेके जाना चाहता हूं तो कुछ तो मेरे को इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा. जो इनिशियल पेमेंट होता है उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट.
और जिस दिन खरीदता हूँ उसी दिन पे करता हूँ, तो इस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगता। इंटरेस्ट तो जो फ्यूचर में पेमेंट्स करने वाला हूँ ना, जो पेमेंट में मैं डिले करने वाला हूँ, जो मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ, इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, उसी पे मेरे को इंटरेस्ट लगेगा। डाउन पेमेंट तो आज जिस दिन एसेट खरीदा उसी दिन मैं एक टोकन अमाउंट दे रहा हूँ। इट इज द इनिशियल पेमेंट। हाँ, इट इज द इनिशियल पेमेंट। It is the initial payment made by the buyer. It is the initial payment made by the buyer at the time of entering into a hire purchase agreement. It is the initial payment made by the buyer at the time of entering into a hire purchase agreement. At the time of entering into a hire purchase agreement. इनिशियल पेमेंट, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन डाउन पेमेंट। Interest is not charged on down payment. Interest is not charged on down payment. लेकिन जो फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट्स आने वाला है उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा, उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, एक और टर्म तुमको यहां पे ये टॉपिक में देखने को मिलेगा, दैट इज कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब है अगर आज तुम एसेट खरीद के आज ही पेमेंट करते, तुम बोलो ना एसेट खरीद के आज ही पेमेंट करोगे, इंस्टॉलमेंट्स मांगोगे ही नहीं, इंस्टॉलमेंट्स मांगोगे ही नहीं, तो तुमको इंटरेस्ट चार्ज करेगा क्या सेलर? तुमने एसेट खरीद लिया और आज ही पूरा पेमेंट कर दिया, तो तुम लोग कुछ इंटरेस्ट दोगे क्या? डेफिनेटली यू विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट। मैं बोलता हूं एसेट आज खरीदा, उसको पूछा कितने का, तो बोलता है 100 रुपए का। हम बोलते हैं 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे, तो बोलता है 110 का। 110 का, तो ये 100 में जो 10 रुपए ऐड हुआ ये इंटरेस्ट ही तो है। अच्छा, मैं उसको जाके बोलता हूँ मेरे को एसेट खरीदना और पेमेंट 1 साल के बाद करूंगा, तो बोलेगा 110 रुपये। मैं बोलूंगा मैं आज ही पेमेंट करूं, तो बोलेगा एक काम करो मैं 10 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूं। सो ये 10 रुपये का डिस्काउंट क्या दिया? जो इंटरेस्ट ऐड करके रखा था उसने अपने पेमेंट वाले अमाउंट में, जो इंटरेस्ट ऐड करके रखा था, जब मैंने उसको पहले बोला, मेरे को एसेट आज खरीदना है, वो बोला खरीद लो, और उसने पूछा पेमेंट कभी करोगे, तो मैंने बोला 1 साल के बाद, तो उसने इंटरेस्ट ऐड किया हुआ अमाउंट ही बताया, बोलता है 110 रुपया। 110 रुपया उसने इंटरेस्ट ऐड किया हुआ अमाउंट ही बताया, 110 रुपीज। अरे बोलो समझा क्या? लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैं पेमेंट आज ही करने को तैयार हूं, मैं पेमेंट आज ही करने को तैयार हूं, तो उसने क्या बोला? 100 रुपये। उसने बोलता है 10 रुपये का डिस्काउंट देता हूं, तो 10 रुपया डिस्काउंट का मतलब क्या? जो इंटरेस्ट उसने ऐड किया था वो हटा दिया, जो इंटरेस्ट ऐड किया था वही तो हटा दिया, और क्या? जो इंटरेस्ट ऐड करके रखा था वही हटा दिया। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? बोलो सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ता हूं। सो कैश प्राइस का मतलब अगर आज एसेट को खरीद के आज ही अगर पेमेंट कर दूं कैश में, एसेट खरीद के अगर आज ही कैश में पेमेंट कर दूं, हाँ एसेट खरीद के आज ही अगर कैश में पेमेंट कर दूं, तो जो मैं पेमेंट करने वाला हूं उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस। सो कैश प्राइस का मतलब है इट इज द प्राइस एट विच गुड्स मे बी परचेज फॉर इमीडिएट पेमेंट, एंड दिस प्राइस डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। दिस प्राइस डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। लिखो, इट इज द प्राइस
It is the price. It is the price at which it is the price at which it is the price at which goods it is the price at which goods may be purchased. It is the price at which goods may be purchased for immediate payment. It is the price at which goods may be purchased for immediate payment. For immediate payment, this price does not include interest. This price does not include दिस प्राइस डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट. ये प्राइस में कोई इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है. सो कैश प्राइस, इट इज द प्राइस एट विच गुड्स में बी परचेज फॉर इमीडिएट पेमेंट एंड दिस प्राइस डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट. लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैं पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करूंगा, आराम से करूंगा, तो फिर डिले होएगा. और अगर डिले होगा तो सेलर बोलेगा तुम्हारी प्राइस 100 रुपया नहीं 110 रुपया. तुम इंस्टॉलमेंट में दोगे तो मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा. So interest, it is the charge made for delay in payment. It is the charge. Interest is nothing but it is the charge. It is the charge made for delay in payment. It is a charge made for delay in payment. Everybody, it is a charge made for delay in payment. यहां तक जो सीखा है सबको समझ में आया है क्या? Have you all understood up till here? Have you all understood? एक और टर्म मेरा बाकी है, इंस्टॉलमेंट. मेरा एक और टर्म बाकी है, इंस्टॉलमेंट. नाउ व्हाट इज इंस्टॉलमेंट? अरे इंस्टॉलमेंट क्या है? अगर मैंने ये बोला कि मैं 100 रुपीज का पेमेंट है, मैं आज एसेट खरीद लूँ तो 100 रुपया लगने वाला है. वो सामने वाला बोलता है अगर आपको पेमेंट करना है तो मैं 4 इंस्टॉलमेंट में देने को तैयार हूँ. 4 इंस्टॉलमेंट देने को तैयार हूं. तो 100 रुपीज का जो पेमेंट है वो अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट में दूं तो 25. बट ये तो कैश प्राइस है, ये तो इमीडिएट पेमेंट करता तो 100 रुपया करता. तो इनके सबके साथ इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा. और इंटरेस्ट ऐड करके जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो विथ इंटरेस्ट होगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट. सो पहला इंस्टॉलमेंट में बोलता हूँ फर्स्ट ईयर के एंड पे दूंगा तो उसमें 1 साल का इंटरेस्ट होगा. सेकेंड इंस्टॉलमेंट में बोलता हूँ मैं 2 साल के एंड में दूंगा तो उस पर 2 साल का इंटरेस्ट होगा. थर्ड इंस्टॉलमेंट में बोलता हूँ 3 साल के एंड में दूंगा तो उसमें 3 साल का इंटरेस्ट ऐड करके. फोर्थ इंस्टॉलमेंट में बोलता हूँ मैं 4 साल के बाद दूंगा तो उसमें 4 साल का इंटरेस्ट ऐड करके. समझा क्या नहीं? अगर मैं 100 रुपये का परचेज कर रहा हूँ, मैं आज अगर परचेज करूँ तो मेरे को सेलर बोलता है आप 100 रुपया दो और लेके जाओ. ये हमारी कैश प्राइस है, लेकिन मैं बोलता हूं मैं पहला पेमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में दूंगा, सेकेंड पेमेंट सेकेंड ईयर के एंड में दूंगा, थर्ड पेमेंट थर्ड ईयर के एंड में दूंगा और फोर्थ पेमेंट फोर्थ ईयर के एंड में दूंगा. तो आप फर्स्ट पेमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में देने वाले हो तो इस पे मैं 1 साल का इंटरेस्ट ऐड करूंगा, 1 ईयर्स इंटरेस्ट, और आपकी ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी. ये आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी. और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप सेकेंड ईयर के एंड में देने वाले हो तो उस पर मैं 2 ईयर्स का इंटरेस्ट ऐड करूंगा, मैं उस पर 2 ईयर्स का इंटरेस्ट ऐड करूंगा. थर्ड इंस्टॉलमेंट आप थर्ड ईयर के एंड में देने वाले हो तो उसमें
3 इयर्स, उसमें मैं 3 इयर्स का इंटरेस्ट ऐड करूंगा और आप ये अमाउंट दे देना। और 4th इंस्टॉलमेंट इफ यू आर गोइंग टू पे एट द एंड ऑफ 4th ईयर, तो 4 इयर्स का मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा और इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो अमाउंट होती है वो अमाउंट को मैं इंस्टॉलमेंट बोलूंगा। तो इंस्टॉलमेंट इज द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। अरे ये जो 100 रुपए की कैश प्राइस थी ना, ये जो 100 रुपए की कैश प्राइस थी ना, इस पे इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो अमाउंट मिलेगा इसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस, इसको बोलते हैं कैश प्राइस, इसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। और ये जो टुकड़े टुकड़े में पेमेंट आया इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। सो इंस्टॉलमेंट इज द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ कैश प्राइस विथ इंटरेस्ट, इंक्लूसिव ऑफ कैश प्राइस, इंक्लूसिव ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों को मिला के जो होता है उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस का एक पार्ट प्लस इंटरेस्ट। बोलो तुमको समझ में आया क्या ये? सो मेरा एक और टर्म मैंने समझा दिया कि इंस्टॉलमेंट इज नथिंग बट अ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। अ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। लिखो इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट इट इज द अमाउंट, it is the amount it is the amount inclusive of cash price and interest. It is the amount inclusive of cash price and interest which is to be paid, which is to be paid by buyer to seller, which is to be paid by buyer to seller from time to time as per the agreement. From time to time as per the agreement. From time to time as per the agreement. हाँ, from time to time as per the agreement. चलो ठीक है, from time to time as per the agreement हो गया। यहां तक मैंने तुम लोगों को इंपॉर्टेंट टर्म्स करा दिए। अब मैं जाऊंगा रोमन 3 में। मैंने क्या क्या करा है, मैंने अभी तक क्या क्या सिखाया है। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सेल, दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों का फर्क बताया। एज पर लॉ, इन केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, ओनरशिप राइट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर एज एंड व्हेन द बायर पे द इंस्टॉलमेंट। इफ बायर डिफॉल्ट्स इन पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स, then seller has right to repossess goods. Then seller has right to repossess goods. But in case of installment sale, the ownership rights are transferred from seller to buyer on the date of purchase itself. So if buyer default in making the payment of installment, then seller cannot repossess the goods. However, he can file a suit on the buyer for recovery of money. He can file a suit on buyer. However, he can file a suit on buyer for recovery of money. हाँ, for recovery of money वो केस फाइल कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है। चलो ठीक है ना, यहां तक मेरे को समझ में आ गया। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझ में आ गया। सबसे पहले हायरर किसको बोलते हैं हम लोग किसको हायरर बोलते हैं? हायरर इज द पर्सन हु परचेज गुड्स ऑन हायर परचेज। सॉरी, हायर वेंडर है, पहला टर्म हायरर नहीं रखा है मैंने, पहला टर्म रखा है हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन है? हायर वेंडर इज द पर्सन हु सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस। हायर वेंडर इज द पर्सन हु सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस। लेकिन हायरर का मतलब क्या? हायरर का मतलब हायरर इज द पर्सन
हु परचेज गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट में क्या बोलेंगे, डाउन पेमेंट, अरे डाउन पेमेंट का मतलब होता है इनिशियल पेमेंट। जिस दिन हम लोग ने एसेट खरीदा उस दिन जो इनिशियल पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। बोलो डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट एलिमेंट होगा क्या, डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट एलिमेंट होगा क्या, देयर विल बी नो इंटरेस्ट एलिमेंट इन डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। और उसके बाद कैश प्राइस का मतलब है अगर आज पूरा पेमेंट करके कैश में एसेट खरीद सकते हो तो क्या पैसा, क्या पेमेंट करोगे, दैट मीन्स उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आज ही पूरा पेमेंट करने वाले इमीडिएट पेमेंट तो इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कैश प्राइस इज नथिंग बट, कैश प्राइस इज नथिंग बट द प्राइस एट विच गुड्स और एसेट में बी परचेज फॉर इमीडिएट पेमेंट। द प्राइस एट विच गुड्स और एसेट में बी परचेज फॉर इमीडिएट पेमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं वी कॉल इट एज कैश प्राइस। लेकिन अगर डिले किया तो इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट इज नथिंग बट द चार्ज मेड फॉर डिले इन पेमेंट। और इंस्टॉलमेंट बता दिया, कैश प्राइस पे इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस पे इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? बोलो सबको समझ में आया क्या ये? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? मेरे को बताओ जरा, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलो ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर, yes, further listen now. ये सब बाद में आएगा ना, तो तुमको अभी डाउट क्यों आता है? फालतू क्वेश्चंस है, मैं एंटरटेन ही नहीं करता ऐसे क्वेश्चन। मैं पूरा टॉपिक कराने के बाद कोई डाउट्स नहीं आते तो मेरे को कराने तो दो। तुमको इतनी घाई क्या है? शांति से पढ़ाने दो मेरे को। मतलब सब साइंटिस्ट ही बनना चाहते हैं कि सर फर्स्ट डे पे रिसर्च ही कर रहे हैं हम लोग। चलो रोमन 3 आगे लिखोगे, रोमन 3 एक लाइन छोड़ दो एंड राइट रोमन 3। सी सेलर गुड्स बेचता है, सेलर गुड्स बेचता है और बायर एसेट खरीदता है। अगर बायर सेम आइटम और कमोडिटी में डील नहीं करता तो गुड्स फॉर वन कैन बिकम एसेट फॉर अनदर। आई एम अ डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मैं मोबाइल परचेज करता हूँ, लैपटॉप परचेज करता हूँ, ये सब मैं जो भी परचेज करता हूँ, मोबाइल लैपटॉप, ये सब मेरे लिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। ये सब मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तुमने मेरे से एक लैपटॉप परचेज किया, आई एम अ डीलर इन दैट, सो मेरे लिए वो गुड्स है। मोबाइल, लैपटॉप्स, फिर टैबलेट्स, आईपैड, ये सब मेरे लिए तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, मेरे लिए गुड्स है। बट तुमने मेरे से एक लैपटॉप परचेज किया तो तुम थोड़ी डीलर हो। तुम तुम्हारे ऑफिस में यूज करोगे, तुम्हारे खुद के यूज के लिए, तुमने बिजनेस यूज के लिए खरीदा है। सो फॉर यू ऑल इट इज एन एसेट। फॉर गुड्स फॉर वन कैन बिकम एसेट फॉर अनदर। सो सेलर गुड्स बेचता है लेकिन बायर एसेट खरीदता है। और डेप्रिसिएशन गुड्स पे चार्ज होता है क्या एसेट्स पे? डेप्रिसिएशन गुड्स पे चार्ज होता है क्या एसेट पे? हाँ, सो बायर एसेट पे होता है कभी भी डेप्रिसिएशन। तो याद रखना, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज बाय द बायर एंड नॉट बाय द सेलर। लिखो गुड्स सोल्ड, पॉइंट नंबर 3, गुड्स सोल्ड on hire purchase system, goods sold on hire purchase system goods sold on hire purchase system are goods for the seller. Goods sold on hire purchase system are goods for the seller, but
हाँ, but it becomes an asset. But it becomes an asset for the buyer. But it becomes an asset for the buyer. Goods sold on hire purchase system are goods for the seller, but it becomes an asset for the buyer. Full stop. Depreciation. Depreciation will be charged. Depreciation will be charged by the buyer Depreciation will be charged by the buyer and not by the seller. Depreciation will be charged by the buyer and not by the seller. Depreciation will be charged by the buyer and not by the seller. ये लो मेरा काम हो गया. हाँ, मेरा काम हो गया. मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया. अब मैं अकाउंटिंग पे जाने वाला हूं. मैं अकाउंटिंग पे जाने वाला हूं. लिखोगे रोमन 4. रोमन 4. एक लाइन छोड़ के लिखना रोमन 4. What will be prepared? वैसे एग्जाम में ये 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 8 से 10 मार्क के लिए. What will be prepared? अपने को क्या क्या बनाना है ये टॉपिक में. What will be prepared? हमको बनाना है सबसे पहले शेड्यूल ऑफ पेमेंट. शेड्यूल ऑफ पेमेंट. जो बायर है हम लोगों को पेमेंट कैसे करेगा उसका एक हम लोग उसको शेड्यूल बना के देंगे. शेड्यूल ऑफ पेमेंट. और उसके बाद में अपने को चाहिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर एंड सेलर सीखना पड़ेगा. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर एंड सेलर. Journal entries in the books of buyer and seller. Journal entries in the books of buyer and seller. और उसके बाद में आएगा लेजर अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ बायर एंड सेलर. लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बायर एंड सेलर. हमको एक तो शेड्यूल ऑफ पेमेंट बना के देना पड़ेगा कि क्या क्या ऑर्डर में पेमेंट होगा और कैसे पेमेंट होगा. दूसरा जर्नल एंट्रीज पास करने बोलेंगे, बायर के बुक्स की भी है और सेलर के बुक्स की भी. और लेजर अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा. अब लेजर अकाउंट्स कौन से बनाने होंगे. मेरा पेज खत्म हो गया, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं. जो लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे ना वो कौन से बनाने होंगे ये पॉइंट सी के आगे मैं बता रहा हूं. बुक्स ऑफ बायर एंड बुक्स ऑफ सेलर. बुक्स ऑफ बायर एंड बुक्स ऑफ सेलर 1, 2, 3 एंड 4 इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स वाला लाइन 5 लाइन्स रख लो. मिडिल पार्टीशन कर लो. पहले बाजू लिखना बुक्स ऑफ बायर और दूसरे बाजू लिख दोगे बुक्स ऑफ सेलर. बुक्स ऑफ बायर एंड बुक्स ऑफ सेलर. बुक्स ऑफ बायर एंड बुक्स ऑफ सेलर. बुक्स ऑफ बायर बुक्स ऑफ सेलर.
हाँ, कौन से अकाउंट्स बनाने वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने एंट्रीज नहीं सिखाई, तो मैं सिर्फ लिखवा के रख रहा हूँ। मेरे को शेड्यूल ऑफ पेमेंट बनाना है, जर्नल एंट्रीज जो पास करनी है वो सिखाऊंगा मैं, और लेजर अकाउंट्स जो बनाने हैं वो सिखा दूंगा मैं। सो ये मेरे को बनाना पड़ेगा। मेरा पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड होगा कि एक शेड्यूल ऑफ पेमेंट बनाओ हर प्रॉब्लम में, या तो एंट्रीज पास करो या लेजर अकाउंट्स बनाओ। अच्छा, इसमें दो मेथड्स इन्वॉल्व है, ये टॉपिक में दो मेथड्स इन्वॉल्व है। नंबर 5, राइट, रोमन 5 मेथड्स। Methods for accounting. So accounting के लिए अपने पास दो मेथड्स है। We have got two methods for accounting purpose. We have got two methods. मेथड नंबर 1, क्रेडिट परचेज एंड सेल मेथड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट परचेज एंड सेल मेथड। क्रेडिट परचेज एंड सेल मेथड। और मेथड टू इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टॉपिक का पार्ट है तो सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर टॉपिक का पार्ट है तो एग्जाम में आ सकता है। बाकी ज्यादा आने का चांसेस क्रेडिट परचेज एंड सेल मेथड का ही होता है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ये दो मेथड है, ये दो मेथड इन्वॉल्व है इसमें। सो हम लोग जो सबसे पहले सीखेंगे जर्नल एंट्रीज, वो क्रेडिट परचेज एंड सेल मेथड की सीखेंगे। मेथड 1 क्रेडिट परचेज एंड सेल मेथड। क्रेडिट परचेज एंड सेल मेथड। सो हम लोग ने अभी पिकअप कर लिया फर्स्ट मेथड, क्रेडिट परचेज एंड सेल मेथड। नेक्स्ट लाइन क्लोज करो। इसमें क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज इन्वॉल्व है, अब उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। एक मिडिल पार्टीशन कर लो, 5 to 7 लाइन्स, एंड एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग बढ़ाते रहेंगे। बुक्स ऑफ बायर, और ये साइड लिखोगे बुक्स ऑफ सेलर। अब मैं समझा रहा नहीं हूं, सिर्फ लिखवा रहा हूं। समझाने का काम एक छोटा सा एग्जाम्पल करने के बाद करूंगा, अभी तुम खाली लिख लो फर्स्ट ईयर। अब मेरे को पूछना नहीं क्या है, जस्ट खाली लिख लो। मेरे पास फॉर्मेट्स रेडी रहेंगे, तो जब मैं समझा दूंगा तो फटाफट हम लोग एंट्रीज पे फोकस करेंगे। परचेज ऑफ एसेट, leave two lines, and write number 2 for down payment, leave 2 lines and write number 3 हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, interest expense for the year, leave 2 lines. Number 4,
पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, leave two lines and write number 5. Depreciation for the year, depreciation for the year, leave two lines and write number 6. Leave two lines and write number 6. Transfer depreciation, transfer expenses to P&L. Transfer expenses to P&L. Leave 3 lines. बस तीसरी लाइन पे तो पेज ही खत्म हो गया मेरा. दूसरे साइड जाओगे. All of you go on the other side. Books of seller. All of you go on the other side. Books of seller. Number 1. Credit sales of goods. Credit sales of goods. Number 2. Collection of down payment. Collection of down payment. Credit sales of goods, collection of down payment. Interest income for the year. Interest income for the year. Number 4, receipt of installments. दो लाइन छोड़ते जाना. Number 4, receipt of installment. Number 5, transfer income to P&L. Number 5, transfer income to P&L. Number 5, transfer income to P&L. हाँ, ट्रांसफर इनकम टू P&L. अब ये मैंने सिर्फ लिखाने का काम कर दिया, यहां तक यहां पे मैंने लिखाने का काम कर दिया. बस यही चीज मैंने नहीं सिखाई है तुम लोगों को. ये खाली मैंने हेडिंग दे दिया, बाकी तो मैं सब सिखाते गया हूं. मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, एक बार वापस से रिपीट करता हूं मैं. आई रिपीट वंस अगेन. हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो डिफरेंस. अकाउंटिंग दोनों की सेम होगी, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एक में हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, तो अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो सेलर अपना गुड्स उठा के ला सकता है. लेकिन इंस्टॉलमेंट सेम में ओनरशिप सेम डेट पे ट्रांसफर हो जाती है, तो सेलर अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो सेलर उस पर रिकवरी ऑफ मनी के लिए, ड्यूज के लिए केस फाइल कर सकता है, बट गुड्स उठा के नहीं ला सकता, क्योंकि गुड्स का ओनर वो खुद नहीं है.
फिर मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे। इंपॉर्टेंट टर्म्स में वेंडर, हायर वेंडर इज नथिंग बट द पर्सन हु सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस। हायरर का मतलब है पर्सन हु बाय गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस, वो बायर का नाम है। फिर उसके बाद में मैंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दिया था डाउन पेमेंट, इनिशियल पेमेंट मेड। इनिशियल पेमेंट, इनिशियल पेमेंट का मतलब है जब हम लोग एसेट खरीदते हैं कुछ देना पड़ता है अपने को, टोकन अमाउंट, सो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, दैट इज डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट। फिर डाउन पेमेंट के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ गया था अपना कैश प्राइस। अगर तुम आज पूरा इमीडिएट पेमेंट करते हो तो तुमको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो कैश प्राइस इज द प्राइस एट विच गुड्स और एसेट्स कैन बी परचेज्ड फॉर इमीडिएट पेमेंट एंड इट इज नॉट इंक्लूडिंग एनी इंटरेस्ट, इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में अपना अगला था, अगर डिले करेगा तो इंटरेस्ट इज अ चार्ज फॉर द डिले। इफ यू डिले द पेमेंट, आज नहीं करूंगा 1 साल के बाद 2 साल के बाद, तो वो इंटरेस्ट लगेगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर वो जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो टुकड़े टुकड़े में हम कलेक्ट करेंगे तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट विल बी इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस का भी टुकड़ा होगा और हर एक कैश प्राइस पे इंटरेस्ट ऐड कर करके जो अमाउंट बनेगा उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। और हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा बायर, सेलर नहीं, क्योंकि सेलर तो गुड्स बेचता है, सेलर तो गुड्स बेचता है, ये तो बायर है जो एसेट परचेज करता है। हाँ, मैं अब तुम लोगों को समझाने जा रहा हूं शेड्यूल ऑफ पेमेंट। ये शेड्यूल ऑफ पेमेंट कैसे बनाने का ये मैं समझाने जा रहा हूं तुम लोगों को। ऑल ऑफ यू गो टू द नेक्स्ट पेज, और मेरे को लगता है नेक्स्ट पेज तुम्हारे पास आमने सामने का पेज आ गया है। सबने मेरे हिसाब से अगर लिखा है तो सबका आमने सामने का पेज आ गया है। ये चेक कर लो, सबका आमने सामने का पेज है ये, सबका आमने सामने का पेज है। और मैं फोकस कर रहा हूं अभी लेफ्ट हैंड साइड पेज पे। ये लेफ्ट हैंड साइड पेज को मैं जूम करता हूं। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पेज को मैं जूम कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, शेड्यूल ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, शेड्यूल ऑफ पेमेंट। 8 लाइन्स का बना लो इंक्लूडिंग द फर्स्ट लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। Schedule of payment, prepare it for 8 lines. लिखोगे डेट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, लिखोगे कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट्स। और लास्ट वाला कॉलम एक बार तुम खाली रखोगे, कीप द लास्ट कॉलम ब्लैंक। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट्स, कीप द लास्ट कॉलम ब्लैंक। हाँ, लास्ट कॉलम को ब्लैंक रखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ पेमेंट। आगे मेरे को चाहिए सामने वाला पेज ब्लैंक, सामने वाला पेज ब्लैंक रखोगे, सामने वाला पेज ब्लैंक रखोगे। इस पे मैं तुम लोगों को अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और फिर से नए पेज पे आ जाओ।
ये सामने वाला पेज ब्लैंक, समझा ना तुम लोगों को? सामने वाला पेज ब्लैंक, और फिर सब लोग एक नए पेज पे आ जाओगे और वहां पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4। सेम टेबल बना लो, क्वेश्चन नंबर 4, खाली क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएगा। प्रिपेयर द सेम टेबल। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टेबल बना लो। शेड्यूल ऑफ पेमेंट, शेड्यूल ऑफ पेमेंट, हाँ शेड्यूल ऑफ पेमेंट। बन जाए तो बोल देना मेरे को। पेमेंट एनालिसिस टेबल, that is schedule of payment। हो गया क्या सबका? ये हम लोग इधर है शेड्यूल ऑफ पेमेंट। पहले भी हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड पेज पे लिखा था क्वेश्चन नंबर 1, सामने का पेज छोड़ दिया था, फिर से हमने लेफ्ट हैंड साइड पेज पे लिखा है और सामने का पेज छोड़ दिया है। चलो ये दोनों एग्जाम्पल मैं कराऊंगा ना तो तुमको शेड्यूल ऑफ पेमेंट बनाने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चले जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं। हायर परचेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर सीए इंटर बट ऑल्सो फॉर सीए फाइनल। जो स्टूडेंट हायर परचेज और AS 19 नहीं करता है इंटर में और वो जैसे तैसे करके इंटर पास हो जाता है, उसको सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स को FR बोलते हैं सीए फाइनल में, उसको बहुत तकलीफ होती है FR सीखने में। उसको अकाउंट्स पे कभी ग्रिप ही नहीं आता सीए फाइनल में। सो ये दोनों टॉपिक मैं बोलता हूं दीज 2 टॉपिक्स आर गेटवे फॉर सीए फाइनल। तुमको मालूम है तुम लोग ने कंपनी अकाउंट सीखा था, दैट वाज द गेटवे फॉर लर्निंग कंपनी अकाउंट्स। जो भी कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक सीखना है तो वो गेटवे है। सेम वे अगर तुमको सीए फाइनल में पहुंचना है तो हायर परचेज एंड AS 19 ये 2 चीज पे तुमको कमांड होना ही चाहिए, तो तुम सीए फाइनल में पास हो सकते हो, नहीं तो तुम अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स ही देते रहोगे। लुक एट दिस नाउ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 1 Jan 2014, ये पहली डेट है मेरी 1 Jan 2014, यहां पे लिख दो। ऑन 1 Jan 2014 Messrs T and Company took delivery from PVR Limited of a bike on hire purchase system। हायर परचेज सिस्टम पे बाइक की डिलीवरी ली एंड ₹6,000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी। जैसे बाइक डिलीवर हुआ उसी समय 6,000 पे किया, तो ये 6,000 को मैं डाउन पेमेंट बोल सकता हूँ। बाइक लेते समय इमीडिएट पेमेंट किया तब इसको बोलेंगे हम लोग डाउन पेमेंट, इसको बोलेंगे डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट तो फर्स्ट डेट को ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डाउन पेमेंट 6,000। बोलो डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा क्या? डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट लगेगा क्या? नो, देयर विल बी नो इंटरेस्ट। सो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, ये एक इक्वेशन है, बट डाउन पेमेंट पे देयर इज नो
इंटरेस्ट एलिमेंट। हाँ, बैलेंस इन फाइव इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 9,000 ईच पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर। बैलेंस बोलते हैं एनुअली 5 इंस्टॉलमेंट में, तो एनुअली का मतलब है फर्स्ट ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 14 को 9,000, वैसे ही और एक 9,000, ऐसे 5 बार 9,000 देंगे। पांच बार 9,000। 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17 and 31 December 18, 31 December 18। सो टोटल पेमेंट जो मैं करूंगा वो 51,000, टोटल पेमेंट जो मैं करूंगा वो 51,000 का होगा, दैट विल बी 51,000 रुपीज। टोटल पेमेंट विल बी ऑफ 51,000। The vendor company charges 5% interest per annum on the yearly balance. Interest will be charged at the rate of 5% on yearly balance. The cash value of the bike was 45,000 का, इसका मतलब अगर आज ही मैं फुल पेमेंट करने को तैयार हूं तो यह बाइक मैं 45,000 में ले जा सकता हूं। सो कैश वैल्यू इज नथिंग बट द टोटल ऑफ कैश प्राइस, टोटल ऑफ कैश प्राइस, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं आज पेमेंट करूं तो इंटरेस्ट नहीं लगे, मतलब मैं 6,000 का इंटरेस्ट बचा सकता हूं। देख लो, मैं 6,000 का इंटरेस्ट बचा सकता हूं क्योंकि मैं फ्यूचर डेट को पेमेंट कर रहा हूं, मेरे को 51,000 का पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर वही पेमेंट मैं आज कर दूं, सेम पेमेंट अगर मैं आज कर दूं तो 45,000 में मेरा काम हो जाता है, मेरा काम 45,000 में हो जाता है। इसका मतलब है मेरे को 6,000 रुपीज मैं बचा सकता हूं। ये 6,000 में इंटरेस्ट का दे रहा हूं, ये 6,000 में इंटरेस्ट का दे रहा हूं। हाँ, जितनी इंफॉर्मेशन दी थी मैंने लिख दी। प्रिपेयर पेमेंट शेड्यूल, बोलते शेड्यूल, पेमेंट शेड्यूल बनाओ। एंड बोलते शो लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ पीवीआर, पीवीटी लिमिटेड। हाँ, वो देख लेंगे हम लोग, लेजर अकाउंट सब बाद में देख लेंगे, पहले बोलते पेमेंट शेड्यूल बनाओ। पेमेंट शेड्यूल बनाने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन दी थी वो तो लिख दी, और ये बाकी जो ब्लैंक इंफॉर्मेशन है ये हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये ब्लैंक इंफॉर्मेशन को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 मिनट, ये सॉल्व करने के पहले मेरे को जाना है क्वेश्चन नंबर 4 पे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाओ। ऑल ऑफ यू गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाओ सब लोग। यस, ऑल ऑफ यू गो टू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए क्या? अब लिसन नाउ, इन क्वेश्चन नंबर 4 this is my question number 4. On 1st January 2014, AL company obtained wagons on hire purchase system. On 1st January 2014, AL wagons purchase, हाँ, AL कंपनी ने परचेज किया वैगन्स ऑन हायर परचेज। द प्राइस ऑफ द वैगन्स आर 25,000, मतलब प्राइस ऑफ द वैगन्स का मतलब है ये बात कर रहे हैं ये लोग कैश प्राइस की, ये वैगन्स की प्राइस बोल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट की प्राइस थोड़ी बोल रहे हैं। सो अगर आज इमीडिएट पेमेंट देके खरीदो तो ये मेरे को 25,000 में ये वैगन्स मिल जाएगा। ओके, खरीदा कभी है? 1st Jan 2014 इज माई फर्स्ट डेट। 1st Jan 2014 is my first date. The payment was to be made ₹5,000 as down payment. 5,000 तो बोलते हैं डाउन पेमेंट करो। सो डाउन पेमेंट तो फर्स्ट डेट को होता है और डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता।
डाउन पेमेंट फर्स्ट डेट पे होता है और डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। और बाकी के लिए क्या बोला हुआ है, एंड द बैलेंस बाय इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4,000 रुपीज पर ईयर, 4,000 रुपीज पर ईयर विथ इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है क्या विथ इंटरेस्ट बोला है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है। 4,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है क्या विथ इंटरेस्ट बोला है? रुपीज 4,000 पर ईयर क्या बोला है उन लोग ने? विथ इंटरेस्ट बोला है, विथ बोला हुआ है। इंक्लूडिंग बोला होता तो हम लोग समझ जाते कि ये इंस्टॉलमेंट्स का डिटेल है। पिछले प्रॉब्लम में कैसे इंस्टॉलमेंट्स दे दिया था ना, ये 9,000 का 5 इंस्टॉलमेंट, तो ये 9,000 तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। लेकिन विथ इंटरेस्ट बोला, इसका मतलब है ये डिटेल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं है। 4,000 के साथ इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब है ये 4,000 इस बार कैश प्राइस का टोटल से। सो 4,000 के 4,000 4,000 4,000 4,000 के 5 इंस्टॉलमेंट हो गए तो 20,000 होता है, और डाउन पेमेंट 5,000 है। पहला 4,000 में पे करूंगा 31 दिसंबर 14 को, दूसरा पे करूंगा 31 दिसंबर 15 को, तीसरा 31 दिसंबर 16 को, 31 दिसंबर 17 को एंड 31 दिसंबर 18 को, 31 दिसंबर 18 को। यस, और आगे क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट बोला हुआ है 4% पर एनम। तुमको यह टेबल में फर्क समझता है? टेबल में फर्क समझता है? ये वाले टेबल में भी मेरे को कैश प्राइस दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। फर्क जो भी हो, दोनों टेबल में एक चीज कॉमन है, दोनों टेबल में इंफॉर्मेशन, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो सेम नहीं है। इसमें इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल दे रखी है और यहां पे कैश प्राइस की डिटेल्स दे रखी है। देख लो, इसमें इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल्स दे रखी है और यहां पे कैश प्राइस की डिटेल्स दे रखी है। एम आई करेक्ट और नॉट? दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या सब लोगों को? सबको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? यस एवरीवन। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि जो डिफरेंस है वो छोड़ो, जो कॉमन फैक्टर है वो देखो। क्वेश्चन 4 में कैश प्राइस का टोटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। क्वेश्चन 1 में भी कैश प्राइस का टोटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। ये मेरे लिए कॉमन फैक्टर है, बस ये मेरे लिए कॉमन फैक्टर है। और अगर ये दो चीज मिल गई तो मेरा मेथड 1, ये टेबल को कंप्लीट करने के लिए मैंने 2 मेथड्स बना रखे हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2, डायरेक्ट मेथड एंड रिवर्स मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। मैं डायरेक्ट मेथड कब फॉलो करूंगा? जब भी टोटल ऑफ कैश प्राइस, जब टोटल ऑफ कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा। ऊपर लिखो, टॉप ऑफ द पेज लिखोगे, मेरा सॉल्यूशन का पेज नहीं बिगाड़ोगे। यहां पे लिखो नोट, यहां पे लिखोगे नोट, इफ टोटल ऑफ कैश प्राइस, एकदम टॉप पे जहां पे पेज शुरू होता है, इफ टोटल ऑफ कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, if total of cash price and rate of interest is given, if total of cash price and rate of interest is given, if total of cash price and rate of interest is given, then follow
If total of cash price and rate of interest is given, then follow direct method. Then follow direct method. If total of cash price and rate of interest is given, then follow direct method. ये डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है, समझाऊंगा मैं तुम लोगों को, टेंशन मत। फॉलो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है सुन लो। मैं तुमको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। डायरेक्ट अप्रोच है इसलिए मैंने इसका नाम ही डायरेक्ट मेथड रख दिया। मैं तुम लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर दो। तुमने 1,20,000 का लोन लिया, एक 1% इंटरेस्ट पर मंथ, इस 10% इंटरेस्ट रख देते, कैलकुलेशन इजी होगा। 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट पर एनम। मैंने 1,20,000 का लोन लिया, लेकिन कंडीशन क्या है, ये लोन मैंने कभी लिया Jan 1 को, और एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को मैं 10,000 का रीपेमेंट करूंगा। एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को मैं 10,000 का रीपेमेंट करूंगा। तो बोलो पहला जो इंटरेस्ट आएगा मेरे को क्या अमाउंट पे आएगा? Jan 31 को जो मैं इंटरेस्ट दूंगा, Jan 31 को जो मैं इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, बोलो कौन से अमाउंट पे करूंगा? मैं Jan 31 को इंटरेस्ट पे करूंगा, सबसे पहला इंटरेस्ट। मैं रीपेमेंट कितना करूंगा? एवरी मंथ के बिगिनिंग पे 10,000 रुपए का रीपेमेंट करूंगा। यस, आंसर ही नहीं आता है। सारे के सारे डोंकीज है क्या? मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लो सब लोग, मेरा क्वेश्चन सब लोग सुन लो। Jan 1, Jan to December is my year ending। Jan 1 को मैंने 1,20,000 का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट, और कंडीशन क्या है? ₹10,000 will be repaid on 1st of every month। इसका मतलब है Jan 1 को अगर 1,20,000 आया मेरे पास, तो Feb 1 को मैं पेमेंट कर दूंगा 10,000 का। March 1 को पेमेंट और 10,000 का पेमेंट कर दूंगा। ऐसा करके हर महीने 10,000 दूंगा, तो December 31 तक तो जीरो हो जाएगा। चलो मेरे को बताओ, सबसे पहला इंटरेस्ट Jan 31 को मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि Feb 1 को मेरा पहला रीपेमेंट होने वाला है। पूरा मंथ पैसा यूज किया है। बोलो क्या अमाउंट पे, कौन से प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? ऑन विच प्रिंसिपल अमाउंट वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट? एवरीवन। मेरा क्वेश्चन एकदम क्लियर है। सो पहला इंटरेस्ट आएगा 1,20,000 का 10% इंटू 1/12, एक महीने का इंटरेस्ट है, बट 1,20,000 पे आएगा। उसके बाद में Feb 1 को मैं 10,000 पे कर दूंगा, तो मेरे लोन की अमाउंट 1,10,000 बचेगी। मैंने 10,000 का रीपेमेंट कर दिया, बराबर ना? सो 28 Feb को जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, दैट विल बी ऑन 1,10,000। इज दिस क्लियर? 28 Feb एंडिंग को जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो होगा 1,10,000 पे। फिर से मैं 10,000 का रीपेमेंट करूंगा, तो March 1 को मेरे पास 1,00,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग लोन रहेगा। तो 31 मार्च के दिन जो इंटरेस्ट आएगा वो 1,00,000 पे होगा। मतलब इन शॉर्ट तुम बोलोगे सर सीधी बात करो ना, पहला इंटरेस्ट 1,20,000 पे, दूसरे महीने का इंटरेस्ट 1,10,000 पे, तीसरे महीने का इंटरेस्ट 1,00,000 पे, चौथे महीने का इंटरेस्ट 90,000 पे, फिर पांचवें महीने का इंटरेस्ट 80,000 पे, एंड सो ऑन। हर महीने जो इंटरेस्ट देंगे उसमें 10,000 पहला ही इंटरेस्ट होगा जो फुल लोन अमाउंट पे होगा। उसके बाद में 10,000 कम होते जाएगा।
उसके बाद में 10-10 हजार कम होते जाएगा। बोलो बोलो, मेरी बात समझ में आई क्या तुमको? इसमें कुछ घुमा फिरा के थोड़ी बोला मैंने, कुछ घुमा फिरा के थोड़ी बोला। आज अगर तुम मेरे से 1,20,000 का लोन लेते हो, फर्स्ट मंथ में पूरा 1,20,000 तुमने यूज किया, फर्स्ट मंथ में पूरा 1,20,000 तुमने यूज किया, तो 10% ऑफ दैट मेरे को 12,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सपोज 10% मंथली इंटरेस्ट पकड़ता हूं ना इजी कैलकुलेशन के लिए, सो मेरे को 12,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगले महीने में मैं 10,000 रिपेमेंट करूंगा तो 1,10,000 पे इंटरेस्ट आएगा एंड सो ऑन। तो यही तो मैं यहाँ पे समझाना जा रहा हूँ। वैसे इंटरेस्ट के रेट पर मंथ नहीं होते, पर एनम रेट्स होते। ये 5% पर एनम है। सो अगर मैं आज कैश में खरीदूं तो ये एसेट मेरे को 45,000 में पड़ेगा, 1 रुपये का भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये 45,000 रुपीज़ में 1 रुपये का भी इंटरेस्ट नहीं है। सो मैं लिखूंगा टोटल कैश प्राइस। ये मेरा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड लिखो सब लोग, टोटल कैश प्राइस। अगर आज मैं कैश में खरीदता तो मेरे को 1 रुपये का भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था, 45,000 रुपीज में ये एसेट मेरे को मिल जाता। लेकिन मैंने जिस दिन खरीदा उसी दिन मैंने 6,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। सो ये 6,000 रुपया उसमें से रिड्यूस हो गया। टोटल अमाउंट में से मैंने आज ही 6,000 रुपया पेमेंट कर दिया। इसका मतलब है अब मेरा जो अमाउंट है जिसपे इंटरेस्ट लगना चाहिए वो 39,000 है। तो पहला जो इंटरेस्ट लगेगा, पहला जो इंटरेस्ट लगेगा वो 39,000 पे, 39,000 क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इंटू 5%। सो पहला जो इंटरेस्ट लगेगा वो 39,000 पे लगेगा। जरा सब लोग कैलकुलेट कर लो। 1950 1950 इज माई फर्स्ट इंटरेस्ट। हाँ, मतलब ये जो 9,000 का मैं पहला इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं ना, ये 9,000 का जो मैं पहला इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं, इसमें 1950 का मैं इंटरेस्ट पे करने वाला हूं। सो -9,000 और 7050 का प्रिंसिपल पेमेंट होगा। इसका मतलब है मैंने जैसे ही 9,000 पे किया, 1950 का तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गया और 7050 का प्रिंसिपल अमाउंट भी तो पेड हो गया। जब मैं पहला इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो 1950 का तो इंटरेस्ट जाएगा और 7050 का तो प्रिंसिपल अमाउंट भी पेड हो जाएगा। बोलो यस और नो, टेल मी यस और नो। अगर 7050 का प्रिंसिपल अमाउंट पे हो गया तो अगला इंटरेस्ट 39,000 पे लगेगा ही नहीं। अगला इंटरेस्ट 39,000 पे लगेगा ही नहीं। अगला इंटरेस्ट में 7050 माइनस हो जाएगा, माइनस कैश प्राइस। जितना मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया वो माइनस हो जाएगा और जो मेरा नेक्स्ट इंटरेस्ट लगेगा, my next interest will be on 31,950. My next interest will be on 39,950. Bolo, have you all understood this? My next interest will be on 31,950 into 5%. Into 5%, that gives me 1597.5, that is 1598. 1598, चलो ऊपर चले जाओ। सो नेक्स्ट 9,000 जो पे करेंगे उसमें 1598 का इंटरेस्ट और 7402 का प्रिंसिपल का पेमेंट हो जाएगा। तो अगर 7402 का प्रिंसिपल का पेमेंट अगर मैं कर चुका हूं, अगर 7402 प्रिंसिपल का अगर मैं पेमेंट कर चुका हूं तो अगला इंटरेस्ट
अगला इंटरेस्ट 31,950 पे नहीं आएगा। अगला इंटरेस्ट जो मैं प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी चुका हूं, याद है 10,000 में पे कर रहा था। सो जो मैं प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूं वो माइनस करने के बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे 24,548 24,548 मेरा नेक्स्ट इंटरेस्ट इस पे आएगा इंटू 5%, दैट इज 1,227 1,227। सो जो नेक्स्ट में 9,000 पे कर रहा हूं उसमें 1,227, 9,000 में से 1,227 का तो इंटरेस्ट है, मतलब 7,773 7,773 ये प्रिंसिपल अमाउंट है। सो जब मैंने 9,000 पे किया तो ये और एक प्रिंसिपल अमाउंट मैंने पे कर दिया। जो प्रिंसिपल अमाउंट मैं पे कर देता हूं वो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को माइनस कर देना चाहिए, और मेरा नेक्स्ट जो इंटरेस्ट लगेगा 24,548 माइनस करके 16,775 ये प्रिंसिपल अमाउंट पे मेरे को 5% इंटरेस्ट देना है इंटू 5%। 838.75 839 का इंटरेस्ट देना है। हाँ 839 का इंटरेस्ट, ये 839 इंटरेस्ट होगा। सो नेक्स्ट 9,000 में 839 का इंटरेस्ट, सो 8161 ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। आगे कैलकुलेट करने को मत जाना क्योंकि वो इंटरेस्ट को राउंड ऑफ करते हैं, वो उनके एक्चुअल इंटरेस्ट के रेट्स नहीं होते, इंटरेस्ट को प्रॉब्लम में राउंड ऑफ करते हैं तो लास्ट में डिफरेंस आ जाएगा। सो आप बैलेंसिंग फिगर ले लो, वो फिगर्स को राउंड ऑफ करते हैं, एक्चुअल फिगर्स नहीं लेते, राउंड ऑफ के वजह से डिफरेंस आ जाएगा। तो तुम बैलेंसिंग फिगर ले लो। हाँ बैलेंसिंग फिगर क्या है, 45,000 माइनस 6,000 माइनस 7,050 माइनस 7,402 माइनस 7,773 एंड माइनस 8,161। इज इट कमिंग टू 8,614? चेक करके बताओ मेरे को, सब लोग चेक करके बताओ, इज इट कमिंग टू 8,164? यही अमाउंट आता है क्या? यस एवरीवन। $8,164 minus 9,000 386. So this is balancing figure. ये लो, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 8164। कैलकुलेट मत करने को जाना, डिफरेंस आ जाएगा। मैं बताता हूँ, उन्होंने राउंडिंग ऑफ के लिए 45,000 लिख दिया, एक्चुअल अमाउंट मे नॉट बी 45,000। मैं एक तुमको आगे वर्कआउट करके बताऊंगा एक्चुअल अमाउंट क्या है। फर्स्ट डे पे इतना नहीं, जो समझ में आया उतना ही करा रहा। सो ये लो, मैंने पहला टेबल तुमको बनाना सिखा दिया, ये तुम्हारी पहली टेबल, हाउ टू प्रिपेयर द टेबल मैंने सिखा दिया। शेड्यूल ऑफ पेमेंट, ये शेड्यूल ऑफ पेमेंट ये मेथड से क्यों किया, शेड्यूल ऑफ पेमेंट ये वाले मेथड से क्यों किया, क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, इफ टोटल ऑफ कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन फॉलो डायरेक्ट मेथड। तो ये प्रॉब्लम में मेरे को टोटल ऑफ कैश प्राइस दे रखा था, मेरे को ये प्रॉब्लम में टोटल ऑफ कैश प्राइस दे रखा था, और मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा था।
टोटल ऑफ कैश प्राइस भी दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा था, इसलिए मैंने ये वाला मेथड फॉलो किया। यस एवरीवन, समझ में आया क्या? हाँ ये लो, ये मेरी वर्किंग है, इसके आगे नहीं जाना है। 16,775 के बाद एक स्लैश कर दो, क्योंकि उसके बाद मैंने ऊपर बैलेंसिंग फिगर ले लिया। आई हैव टेकन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बैलेंसिंग फिगर ले लिया। यस एवरीवन, डन। बोलो बोलो, हो गया क्या जो कॉपी करना बाकी था? एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद में आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। काफी लंबा लेक्चर हो गया मेरा, एक ब्रेक ले लो।